संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक इस मामले में 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जो रहने वाले तो अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन इनका मकसद एक था, संसद में हंगामा और अफरा तफरी मचाना। संसद में स्मोक क्रैकर चलाने वाले महेश शर्मा और मनोरंजन डीआई के अलावा संसद के बाहर हंगामा करने वाले अमोल शिंदे और नीलम के साथ इस वारदात में अहम किरदार अदा करने वाले ललित मोहन झा को भी पकड़ लिया गया। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5वें आरोपी ललित झा को गिरफ्तार कर लिया है। ललित झा की गिरफ्तारी दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके से हुई है। दरअसल ललित मोहन झा संसद में हुए हंगामे का वीडियो बनाकर फरार हो गया था। वो अपने साथ 4 आरोपियों यानी महेश शर्मा, मनोरंजन, अमोल और नीलम के मोबाइल फोन लेकर भागा था। लेकिन जब ललित को लगा कि वो पकड़ लिया जाएगा तो उसने दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन से उसे स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। और स्पेशल सेल ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी ललित झा से जब पूछताछ शुरू की तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ललित झा ने बताया कि वो राजस्थान के नागौर में छिपा था, जिसमें उसकी मदद नागौर के ही रहने वाले महेश कुमावत ने की थी। यही नहीं, उसने महेश और कैलाश नाम के शख्स की मदद से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के मोबाइल फोन जलाने की बात भी कबूली। हम सर्विस प्रोवाइडर से जो हमारी सरकार है वो उनसे सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी कि जो चैट्स हैं वो एग्जैक्टली हुई क्या है, बिकॉज में अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आरोपियों ने किन किन लोगों से बात की है, जो आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकता है। तो फोन के आपके मोबाइल फोन के आपके फोटोज हों, चैट्स हों, कॉन्टैक्ट्स हों, ये सारे रिकवर आराम से किए जा सकते हैं। आरोपियों के फोन जलाकर नष्ट करने वाला ललित झा 13 दिसंबर की घटना के बाद रात 10 बजे बस से नागौर पहुंचा था। नागौर में महेश ने उसके होटल में रुकने का इंतजाम करवाया, लेकिन जब ललित को लगा कि वो जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा तो डर के मारे दिल्ली लौट आया। संसद में हंगामा करने वाले 4 आरोपियों के साथ ही ललित ने उनके मोबाइल फोन्स जला दिए। ललित को लगा कि ऐसा करके वो अपने साथियों के खिलाफ सारे सबूतों को मिटा देगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिजिटल सबूत इतनी आसानी से नष्ट नहीं होते, क्योंकि आजकल ज्यादातर मोबाइल ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल फोटोज और एप्पल आई क्लाउड से जुड़े रहते हैं। ऐसे में बहुत संभावना है कि 4 आरोपियों के मोबाइल में मौजूद तस्वीरें और वीडियोज भी क्लाउड स्टोरेज पर मौजूद हों और आरोपियों के लॉगिन और पासवर्ड की मदद से जांच एजेंसियां उन फोटोज और वीडियोस को हासिल कर सकती हैं। क्लाउड स्टोरेज के बैकअप की मदद से एजेंसियां आरोपियों को मोबाइल में मौजूद दस्तावेज भी हासिल कर सकती हैं। साथ ही व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजिंग ऐप्स भी मोबाइल नंबर से जुड़े होते हैं। ऐसे में आरोपियों के व्हाट्सएप मैसेज भी पुलिस आसानी से हासिल कर सकती है। और जहां तक कॉल रिकॉर्ड्स की बात है तो वो मोबाइल ऑपरेटर के जरिए बड़ी आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। कॉल रिकॉर्ड से ये पता लगाया जा सकेगा कि घटना वाले दिन और उससे ठीक पहले 4 आरोपी किस व्यक्ति के संपर्क में थे। उधर आरोपी ललित झा के साथ उसे नागौर में रुकवाने वाला महेश कुमावत भी दिल्ली आया और उसने भी ललित के साथ दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि महेश कुमावत ने तो सिर्फ ललित झा के नागौर में ठहरने का इंतजाम कराया था, तो फिर उसने पुलिस के सामने सरेंडर क्यों किया, वो भी राजस्थान से दिल्ली आकर। तो आपको बता दें कि महेश भी 13 दिसंबर की घटना को अंजाम देने में शामिल था। महेश को भी संसद में हंगामे वाली घटना में शामिल होना था। फिर ये तय हुआ कि वो आरोपियों की छिपने में मदद करेगा। इसके बाद ही महेश को नागौर में रहने के लिए कहा गया। जब घटना को अंजाम देने के बाद ललित 13 दिसंबर को दिल्ली से नागौर पहुंचा तो महेश और उसके मौसेरे भाई कैलाश ने उसके होटल में रुकने का इंतजाम करवाया। यहाँ ये स्पेशल सेल का दफ्तर है एनएफसी में और यहीं पर ही इन 6 लोगों को रखा गया है, जिसमें कि जो 4 पहले गिरफ्तार हुए थे और इसी के साथ जो 5वां आरोपी है ललित झा, जो कि इस केस में मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, उसे भी यहाँ पर रखा गया है। उसका जो साथी है महेश कुमावत, उसको भी यहाँ पर रखा गया है। महेश कुमावत राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है, जो मजदूरी करता है। महेश की आरोपी नीलम से भी बात होती थी और उसकी बाकी के आरोपियों से भगत सिंह फैन क्लब पेज के जरिए मुलाकात हुई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पूछताछ कर रही है। उन्हें आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 13 दिसंबर की घटना का असल सूत्रधार कौन था। पता लगाया जा रहा है कि ललित झा ने ही इस वारदात का ब्लूप्रिंट तैयार किया था या फिर वो बाकियों की तरह किसी और के हाथों की कठपुतली है। इस बीच पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले 4 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन 4 आरोपी पुलिस के सवालों के रटे रटाए जवाब दे रहे हैं। उधर स्पेशल सेल की टीम ने 50 मोबाइल नंबरों की एक सूची भी तैयार की है, जिन पर आरोपियों ने पिछले 15 दिनों में फोन किया था। पुलिस इन नंबरों पर कॉल कर उनकी पहचान
पहचान ले रही है। स्पेशल सेल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना में केवल 6 से 7 आरोपी ही शामिल थे या इसमें कई और लोग भी शामिल थे। इसके अलावा संसद भवन में शनिवार या रविवार को क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को गुरुग्राम स्थित उस फ्लैट पर भी लेकर जाएगी जहाँ उनकी मुलाकात हुआ करती थी। जबकि 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पर लिए गए चारों आरोपियों के अलावा ललित मोहन झा और महेश कुमावत से पूछताछ में भी 13 दिसंबर की घटना से जुड़े कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर दर्ज एफआईआर से भी कई अहम जानकारियां पता चली हैं। एफआईआर से पता चला है कि हंगामा करने वालों ने अपने जूतों को मॉडिफाई कराया था। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डीआई के जूतों का सोल कटा हुआ मिला। जूतों में एड़ी की तरफ से बड़ा होल किया गया और उस पर रबर सोल लगा दिया गया। इससे जूतों की मोटाई बढ़ गई और उसमें स्मोक कैन छिपाना आसान हो गया। जबकि जूतों में होल कर उस पर रबर सोल लगाने से आरोपियों को चलने में दिक्कत नहीं हुई। आरोपी जूतों में स्मोक कैन के अलावा कुछ पर्चे भी लेकर आए थे। एक पर्ची में जय हिंद जबकि दूसरे में मणिपुर मुद्दे पर नारा लिखा हुआ था। वहीं एक और पर्ची में प्रधानमंत्री को लेकर कुछ बातें लिखी हुई थी। आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन जब संसद में कूदे तो स्मोक कैन निकाल ली। इसके बाद स्टिक खींचकर उन्हें चला दिया जिससे लोकसभा में धुआं हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मुंबई से 2 जोड़ी नए जूते और 5 स्मोक कैन खरीदे थे। सारा सामान लेकर वो गुरुग्राम पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लातूर के रहने वाले अमोल शिंदे ने घटना को अंजाम देने से कुछ दिन पहले मुंबई से करीब 1200 रुपए में स्मोक कैन खरीदे थे। दिल्ली में स्मोक कैन खरीदना मुश्किल है, इसलिए अमोल इसे मुंबई से खरीद कर लाया था। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके के जो कैनिस्टर्स हैं उन पर बैन लगाया गया है, लेकिन मुंबई शहर में बड़ी ही आसानी से लगभग आपको हर एक दुकान में जो पटाखा दुकानें हैं वहाँ पर इस तरीके के जो स्मोक कैनिस्टर्स हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक संसद हंगामे में इस्तेमाल किए गए स्मोक कैन्स मेड इन चाइना हैं, जिन पर चेतावनी के रूप में लिखा हुआ है कि इनका इस्तेमाल खुले इलाके में करें, बंद जगह पर नहीं। देख पाएंगे कि कितना घना जो धुआं है वो इसके भीतर से निकल रहा है और इसे आमतौर पर आउटडोर के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि इंडोर ये जो स्मॉग है वो आप देख पाएंगे कितना घना है और ऐसे में कई बार ये कहें कि सांस लेने में जो दिक्कत है वो पैदा कर सकता है। जाहिर है 13 दिसंबर को संसद के अंदर चले स्मोक कैन से सांसदों की जान को खतरा हो सकता था, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती थी। उधर पुलिस को संसद में स्मोक कैन छोड़कर सनसनी फैलाने वाले आरोपी सागर शर्मा की डायरी भी मिली है। इस डायरी के पन्नों में दर्ज शब्दों से पता चलता है कि वो क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। 6 फरवरी 2021 को सागर शर्मा ने अपनी डायरी में लिखा कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। उसने ये भी लिखा कि एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी धधक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद ही आरोपी सागर शर्मा लखनऊ से बेंगलुरु गया था। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सागर शर्मा को लेकर एक के बाद एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ अब यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद हुई है, जिस डायरी में सागर शर्मा ने जनवरी 2021, 6 फरवरी 2021 में कई बातों का जिक्र किया है। 2015 में सागर शर्मा ने अपनी डायरी में इंकलाब जिंदाबाद नाम से कई कविताएं भी लिखी हैं, जिससे उसकी विचारधारा का सबूत मिलता है। लिहाजा अब इस मामले में यूपी एटीएस भी जांच में जुट गई है। सागर के कनेक्शंस और उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। लखनऊ में ई रिक्शा चलाने वाला सागर शर्मा भगत सिंह फैन पेज के जरिए दूसरे आरोपियों के संपर्क में आया। इसके बाद वो बेंगलुरु गया, जहां उसकी मनोरंजन डीआई से मुलाकात हुई। सागर शर्मा के पिता की माने तो मनोरंजन से मुलाकात के बाद ही उसका बर्ताव बदला सा नजर आने लगा, जिसका सबूत सागर शर्मा की डायरी में भी दिखा। सागर शर्मा शायरियां लिखने लगा। अपनी डायरी में एक जगह उसने लिखा कि दर्द अपने वतन का मुझसे देखा जाता नहीं, दुश्मन के आगे झुकना मैं किसी को सिखाता नहीं, कर दूंगा आवाज को मैं अपनी बुलंद, फिर सुनेगी ये कातिलों की महफिल और सुनेगा आसमां, भिगो कर लहू से मैं अपनी इस जमीन को दिखा दूंगा एक दिन, इस कदर वतन को अपने कोई आशिक चाहता नहीं। सागर शर्मा के मुताबिक लगभग 5 साल बाद उसने डायरी में लिखना शुरू किया। हालांकि उसने ये भी लिखा कि आगे भी लिखने की मानसिक स्थिति बनेगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं कह सकता। इस बीच संसद हमले में शामिल ललित झा का पहले मेडिकल कराया गया और फिर उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सफेद शर्ट, सफेद स्वेटर और जीन्स पहने हुए ललित बेहद सहज नजर आया।
उसके चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं दिखी। ललित से पत्रकारों ने कई सवाल भी किए, लेकिन उसने एक बार कैमरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। ललित कुछ कहना है? कुछ कहना चाह रहे हो ललित? ये पार्लियामेंट में अटैक तुम लोगों ने जो किया, कुछ कहना चाह रहे हो? इधर से। ललित मोबाइल फोन कहाँ फेंका तुमने? वहीं कोर्ट से बाहर निकलते वक्त भी पत्रकारों ने उसे घेर लिया और सवाल दागने शुरू कर दिए, लेकिन ललित झा ने कोई जवाब नहीं दिया। ललित कुछ कहना चाहेंगे? ललित झा पर हंगामे में शामिल होने के साथ सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है, लिहाजा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने प्ले कार्ड दिखाए और सुरक्षा में चूक के लिए गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। और लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। जैसे ही सभापति राजेंद्र अग्रवाल सदन में पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने एक्शन लो के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। वहीं हंगामे के बीच प्रश्नकाल को न चलता देख सभापति ने 11:15 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद विपक्षी सांसद संसद के बाहर बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन में जुट गए। और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। क्योंकि लापरवाही लोकतंत्र के मंदिर में हुई, इसलिए विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा माना और सरकार से चर्चा की मांग की। चूंकि 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद पर हमला कर संसद भवन को दहला दिया था और अब ठीक 22 साल बाद फिर दहशत का वैसा ही माहौल देखने को मिला। संसद हमले की 22वीं बरसी वाले दिन यानी 13 दिसंबर को 2 युवक सदन में घुसे और फिर कलर स्प्रे कर वहां दहशत मचा दी। इस दौरान एक संदिग्ध तो सांसदों के बैठने वाली जगह से कूदते हुए स्पीकर की कुर्सी तक जा पहुंचा था। इसलिए राज्यसभा में भी सांसदों ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना और गृह मंत्रालय से जवाब मांगा। हालांकि इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सांसदों को शांत कराकर राज्यसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जब विपक्ष के सांसदों ने हंगामा बंद नहीं किया तो उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। और भारी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए टालनी पड़ी। लेकिन जिन सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से गुरुवार को निलंबित किया गया था, वो आज भी डटे रहे। और टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन समेत 14 सांसदों ने संसद भवन में सांसदों की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। निलंबित सांसदों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मकर द्वार पहुंची और मुलाकात कर उन्हें पूरा समर्थन दिया। वहीं विपक्ष के 14 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद भी दिखा। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने निलंबन की कार्रवाई को गलत बताया। चूंकि बीजेपी ने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया, इसलिए कांग्रेस की तरफ से सांसद अधीर रंजन चौधरी सामने आए और उन्होंने संसद में हुई घटना को गृह मंत्रालय की लापरवाही माना। कोई राजनीति हमारे करने की कोई मंशा नहीं थी, कभी भी आज भी, क्योंकि सदन हम सबका है। लेकिन जिस लोगों को जिम्मेवारी होते हैं उनको तो हम पूछेंगे। वहीं उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने भी सांसदों के निलंबन को बीजेपी के अहंकार से जोड़ा और 14 सांसदों के निलंबन को विपक्ष को डराने वाला कदम बताया। आपके पार्टी के जो सांसद है जिसकी सिफारिश से ये सब लोग अंदर आ गए, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है। अपनी पुलिस को निलंबित किया, अपने सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया, अपने सांसदों को निलंबित किया, लेकिन आपका सांसद तो वहाँ खुशहाल बैठा है। वहीं संसद में घुसपैठ की घटना के बाद बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा विपक्ष के निशाने पर आ गए। लोकसभा में विजिटर्स गैलरी से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन को मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की तरफ से ही पास मिला था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जो पास बरामद किए उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम लिखा है। यही वजह है कि बीजेपी सांसद हर किसी के निशाने पर हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कोई शख्स आज भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बतौर मेहमान उसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनवाकर दर्शक दीर्घा में पहुंचता है, अपने साथ
गैस कैन, स्मोक कैन जैसे पदार्थ लेकर पहुंचता है तो कल को वो कोई और भी औजार साथ लेकर आ सकता था। हालांकि अभी तक प्रताप सिम्हा की तरफ से इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव सरकार पर जरूर डाला जा रहा है। वहीं संसद में घुसपैठ मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे ललित झा का कोलकाता कनेक्शन भी सामने आया। उनकी टीएमसी के विधायक तापस राय के साथ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। और तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव भी शुरू हो गया। बीजेपी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि आरोपी ललित झा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है। कि नीलम नाम की लड़की वो कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता, फोटो, वीडियो सब कुछ आ रहा है। एक ललित झा नाम का लड़का है, वो टीएमसी से कनेक्शन। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों को टीएमसी विधायक तापस रॉय ने खुद सामने आकर खारिज कर दिया। What can you prove by a photograph? And I do not know the miscreant, neither by name nor face. आरोप प्रत्यारोप के बीच अभी ये साफ तो नहीं है कि आरोपी किस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में जो दहशत फैलाई उसके लिए पुलिस सख्ती जरूर बरत रही है। दिल्ली सरकार ने विधायक निधि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने विधायक निधि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ करने का ऐलान किया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में इसकी जानकारी दी। हालांकि बीजेपी के विधायकों ने विधायक निधि को बढ़ाकर 10 करोड़ करने की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली रैली रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश की रैली के लिए जगह नहीं मिल पाई। रैली रद्द होने पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनको देखने और सुनने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए रैली रद्द कर दी गई। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कुछ दिन पहले बाथरूम में गिरने की वजह से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में सर्जरी के बाद अब वो अपने बंजारा हिल्स वाले बंगले में रहेंगे। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जनवरी तक टाल दी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद महुआ की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बचे हुए कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए मंदिर में सोने की परत चढ़े दरवाजों को लगाने का ट्रायल किया गया, जो मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर लगने हैं। इन दरवाजों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर के सागौन की खास लकड़ी से बनाया गया है, जिस पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी की है। नक्काशी में सनातन धर्म से जुड़ी आकृतियों को खास तौर पर बनाया गया है, जिसमें हाथी, कलश और गणेश जी की तस्वीरों को उकेरा गया है। साथ ही दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी प्रतिमाएं भी नजर आईं। अभी जिन दरवाजों का ट्रायल किया गया उनमें तांबे की परत चढ़ी दिखी, जिसमें ये नक्काशी की गई थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद सोने की परत चढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसे जनवरी के पहले हफ्ते तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के भव्य मंदिर में कुल 46 दरवाजे होंगे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाले 18 दरवाजों में 14 दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे। इसके लिए दिल्ली के एक ज्वेलर को दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही अयोध्या एयरपोर्ट से आम लोगों के लिए विमान सेवा की भी शुरुआत हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइंस का पहला हवाई जहाज अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। हालांकि अयोध्या एयरपोर्ट से आम यात्रियों के लिए कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत 6 जनवरी से होगी। 6 जनवरी को पहली कमर्शियल फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या के बीच उड़ेगी, जबकि 11 जनवरी को अयोध्या से अहमदाबाद के बीच कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली से अयोध्या के बीच रोजाना फ्लाइट्स होंगी, जबकि अहमदाबाद से अयोध्या के बीच हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट्स होंगी। आने वाले दिनों में अयोध्या से मुंबई, वाराणसी, कोलकाता और चेन्नई के लिए भी फ्लाइट्स शुरू की जाएंगी। बताया जा रहा है कि भविष्य में अयोध्या एयरपोर्ट को कई इंटरनेशनल रूट से भी जोड़ा जाएगा। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। रेप केस में बीजेपी विधायक राम दुलार को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने राम दुलार गोंड पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार कर जेल भेज दिया था। असम के जोरहाट में मिलिट्री स्टेशन के गेट के पास एक विस्फोट हुआ। हालांकि विस्फोट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है।
साथ ही उग्रवादी गुट ULFA ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उग्रवादियों और नक्सलियों से जुड़े ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने छापेमारी की। NIA ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और MP में 26 जगहों पर छापा मारा। यूपी के कानपुर में रबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक लपटें दिखाई दे रही थी। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपर स्पीड से भाग रहे शेयर बाजार ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाते हुए 71,000 के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं निफ्टी भी तेजी का रिकॉर्ड बनाते हुए 21,500 के करीब पहुंच गया है। दिन का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 970 अंकों की जोरदार उछाल के साथ 71,484 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 274 अंकों की उछाल के साथ 21,457 के स्तर पर पहुंच गया। आज के कारोबार में HCL टेक्नोलॉजी, TCS और इन्फोसिस शेयर्स में जोरदार तेजी देखी गई। हालांकि नेस्ले, भारतीय एयरटेल और मारुति सुजुकी के शेयर्स में गिरावट का रुख रहा। इस कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार के दौरान सेंसेक्स में 1,527 अंकों का उछाल आया। वहीं बीते 5 कारोबारी दिनों में निफ्टी में 481 अंकों की तेजी दर्ज की गई। आंकड़ों की अगर बात करें तो निवेशकों ने बीते 5 कारोबारी दिनों में शेयर बाजार में 8,55,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए। जयपुर में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उन्होंने राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। इसके लिए अल्बर्ट हॉल के बाहर 3 मंच तैयार किए गए थे, जिसमें पहले मंच पर रामभद्राचार्य समेत देश के कई जाने माने संत बैठे दिखे, जबकि बीच के दूसरे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र, CM भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा नजर आए। और जो तीसरा मंच था उसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे बैठी दिखी। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व CM अशोक गहलोत भी मंच पर नजर आए। इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को शपथ दिलाई। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। CM भजनलाल के साथ 2 डिप्टी CM ने भी शपथ ली, जिनमें राजघराने से ताल्लुक रखने वाली महाराज मान सिंह द्वितीय की पोती और जयपुर की विद्याधर नगर से विधायक दिया कुमारी और दूदू विधानसभा से विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शामिल थे। मैं दिया कुमारी, जिन्होंने भजनलाल शर्मा के CM पद की शपथ लेने के बाद डिप्टी CM पद की शपथ ली। राजस्थान की डिप्टी CM बनी दिया कुमारी ने लंदन से पढ़ाई की है और 10 साल पहले राजनीति में कदम रखने के बाद वो 2 बार विधायक और 1 बार सांसद बनी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वहीं दूसरे डिप्टी CM बने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की पहचान SC समाज के नेता के तौर पर है, जिन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत ABVP से की थी और 2 बार के विधायक भी हैं। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस चुनाव में प्रेमचंद बैरवा ने दूदू विधानसभा से बड़ी जीत हासिल की थी। राजस्थान में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन इससे पहले दफ्तर में पूजा पाठ भी की गई, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ पंडितों ने मंत्रोच्चार किया और कुर्सी पर बैठने से पहले CM भजनलाल भी हाथ में पूजा सामग्री लिए वहां खड़े नजर आए। इस दौरान वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद दिखे। पूजा के बाद भजनलाल CM की कुर्सी पर बैठे, जिसकी खुशी भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इसके बाद माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं दी गई, लेकिन जो सबसे खास तस्वीर दिखी वो वसुंधरा राजे की थी, जिसमें वो CM भजनलाल शर्मा के सिर पर हाथ रखती दिखी। वसुंधरा से मिले इस अपनेपन पर भजनलाल ने हंसकर खुशी जताते हुए उन्हें मिठाई खिलाई। इसके बाद डिप्टी CM दिया कुमारी भी अपने दफ्तर पहुंची, जहां कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने भी विधिवत तरीके से पूजा की।
वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी सचिवालय पहुंचकर पूजा पाठ के बाद अपना पदभार संभाल लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने से पहले अपने माता पिता, गुरु और भगवान का आशीर्वाद लिया। भजनलाल शर्मा सबसे पहले सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ गोविंद देव मंदिर पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने कृष्ण मंदिर में पूजा की। साथ ही आरती करके उन्होंने संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाए और ठाकुर जी की तस्वीर भेंट की। इसके बाद भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ सरल बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने संत मृदुल शास्त्री से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मृदुल शास्त्री ने भी उन्हें स्नेह से थपथपाया और आशीर्वाद दिया। भगवान और गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद भजनलाल अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। पहले उन्होंने माता पिता के पैर धोए और फिर माला पहनाई। वहीं माता पिता ने भी तिलक लगाकर उन्हें कामयाबी का आशीर्वाद दिया। भजनलाल शर्मा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर आसान नहीं था। राजनीति में कदम रखने से पहले भजनलाल शर्मा एक ठेकेदार के मुनीम हुआ करते थे, लेकिन राजनीति में उतरने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दावा है कि पार्टी ने भजनलाल शर्मा को उनके सांगठनिक कौशल का इनाम दिया। 55 वर्षीय भजनलाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट हैं और भरतपुर के रहने वाले हैं। भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए और राज्य की सर्वोच्च गद्दी को हासिल करने में भी कामयाब रहे। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। सूबे की कमान संभालने जा रहे भजनलाल शर्मा का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है। जानकारी के मुताबिक भजनलाल शर्मा शुरू के दिनों में भरतपुर के एक ठेकेदार के यहाँ मुनीम का काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें हर महीने 8,000 रुपए मिलते थे। बताया गया कि ठेकेदार आरपी शर्मा हाईवे पर ठेका लेते थे और भजनलाल शर्मा उनके वित्तीय मामलों को देखा करते थे। बाद में उन्होंने मुनीम की नौकरी छोड़ दी और वन विभाग में पत्थर खुदाई का काम किया। सालों की कड़ी मेहनत और पार्टी के लिए लगन से काम करने वाले भजनलाल शर्मा की किस्मत तब पलटी जब वो वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रही किरण माहेश्वरी के संपर्क में आए। और किरण माहेश्वरी के संपर्क में आने के बाद भजनलाल सियासी सड़क पर सरपट भागने लगे। आगे चलकर भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़े और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई। जानकारी के मुताबिक साल 2003 में भजनलाल राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के समर्थन से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई। बाद में भजनलाल शर्मा भरतपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और आगे चलकर प्रदेश बीजेपी में अलग अलग पदों पर काम किया। लेकिन भजनलाल शर्मा उस समय सुर्खियों में आए जब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संगठन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1 बूथ 10 यूथ का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव से बड़े नेताओं का ध्यान भजनलाल खींचने में सफल रहे। बताया गया कि उनकी संगठन पर पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राजस्थान की सबसे सुरक्षित सीट सांगानेर से उतारने का फैसला किया। ये वो सीट है जिस पर 2003 से बीजेपी का कब्जा रहा है। भजनलाल शर्मा पहली बार सांगानेर सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के साथ से ही ईडी ने ब्लैक मनी रखने वालों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की। हालांकि ऐसी कार्रवाई ईडी हमेशा करता रहा है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि 2014 से अब तक यानी बीते 10 वर्षों में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 1,16,792 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि 1 जनवरी 2014 से अब तक ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2019 से अब तक 4 आरोपियों को विदेश से प्रत्यर्पित करवाकर भारत लाया जा चुका है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि कोर्ट ने 3 आरोपियों के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है और उनको जल्दी भारत लाया जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रमा से चट्टान धरती पर लाने की बात कही है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रमा से चट्टान लाने की बात कही। राष्ट्रपति भवन विमर्श श्रृंखला में लेक्चर के दौरान उन्होंने ये बात कही। एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो इस बार चंद्रमा से चट्टान लाने के मिशन पर काम कर रहा है। अडानी ग्रुप ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के दौरान बिहार में 8,700 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बताया कि इस निवेश के जरिए अलग अलग सेक्टर्स में बिहार के 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को गुरुवार को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। 47 साल के श्रेयस की हालत फिलहाल स्थिर है और उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर और उसको चैलेंज करने के सही दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं होने से कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है और उसी दिन सुनेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सर्वे से कोई दिक्कत है तो उचित तरीका अपनाएं। अगर आपको कोई भी रिलीफ अगर चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें और फॉलो करके उसमें आप अपना SLP फाइल करें और जब उस समय जब आएगा मैटर तब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के मथुरा के शाही ईदगाह सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद मामले पर जुबानी जंग भी तेज हो गई। सर्वे पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे पेश किए, जिसमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने मुस्लिम पक्ष पर सर्वे से डरने का आरोप लगा दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब कोई व्यक्ति जानता है कि हमने चोरी किया है और उसके घर में जब निरीक्षण की बात होगी तो डरेगा, लेकिन जो चोरी किया ही नहीं है वो क्यों डरेगा? भाई कहीं भी आप जांच करा लो। विश्व हिंदू परिषद ने भी मुस्लिम पक्ष को सच का सामना करने की नसीहत दी। प्रिय हो या अप्रिय हो, कटु हो या मीठा हो, जो भी सत्य इस ढांचे का है हम उसका सामना करने को तैयार हैं और हम बाकियों से भी कहेंगे कि अब सत्य का सामना करने का समय आ गया है। जबकि मुस्लिम पक्ष ने मस्जिदों पर मंदिरों के दावे को गलत बताया। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है। सर्वे कोई अहमियत नहीं। मौलाना अरशद मदनी ने सर्वे के फैसले को गलत ठहराया। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में 4 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी खबर आई है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान बना दिया है, यानी रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कमान नहीं संभालेंगे। कुछ दिन पहले ही मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से खरीदा था। रोहित शर्मा 2013 से अब तक मुंबई इंडियंस के कप्तान थे और अपनी कप्तानी में उन्होंने टीम को 5 बार IPL चैंपियन बनाया। वहीं हार्दिक पांड्या ने 2022 में गुजरात टाइटंस को IPL चैंपियन बनाया था। आधा दिसंबर बीत चुका है और कड़ाके की ठंड का दौर अब शुरू हो गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों की आमद के साथ साथ वादियों की खूबसूरती भी बढ़ गई है और कई इलाकों में तापमान लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया। विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पेड़ पौधों का रंग बर्फ ने ढक लिया और पहाड़ सफेद दिख रहे हैं। सड़क के किनारे पेड़ों पर जमी हल्की बर्फ ने वादी की खूबसूरती के साथ रास्ते को और खुशनुमा बना दिया। हालांकि बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। बर्फबारी से तापमान गिरा है और ठंड बढ़ गई है। मौसम के बदलते मिजाज ने टूरिज्म व्यवसायियों की उम्मीदें भी बांध दी है। इस विंटर की अभी फर्स्ट स्नोफॉल चल रही है और जिससे हम होटल व्यवसाय को काफी उम्मीद है कि यहाँ पे औली में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जोशीमठ से बद्रीनाथ का रास्ता भी सफेद नजर आया। बद्रीनाथ धाम को घेरे खड़े नर और नारायण पर्वत भी बर्फ से सफेद हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये बर्फबारी बद्रीनाथ धाम पर कुदरत की पहुंचाई कोई भेंट हो। उत्तराखंड, हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है, जबकि पानी जमने की कगार पर आ गया है, जिससे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। इस दौरान वहां पारा -5.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। श्रीनगर में फिलहाल बर्फ के कतरे नहीं दिख रहे, लेकिन ठंड ऐसी है कि पानी भी जम जाए। कश्मीर में सबसे ठंडी जगह जो है वो शोपियान रही, जहां पारा -6 तक चला गया। वहीं पहलगाम में -5.8 तो गुलमर्ग में -5 रिकॉर्ड किया गया। वहीं लद्दाख के द्रास में पारा -11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 21 दिसंबर से चिल्ले कलां की दस्तक होती है और 40 दिन तक हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है, लेकिन ये खुश्क ठंड वहां अभी से महसूस की जा रही है। 22 तारीख के बाद बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल सूखी ठंड ने पानी को जमने और लोगों को अलाव जलाने पर मजबूर कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरा दिया और राजधानी का आलम तो ये रहा कि वहां शिमला से भी ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
हालांकि शिमला में ज्यादा सर्दी महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों शीतलहर चल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानों में हवा बर्फीली हो गई है, लिहाजा ठंड बढ़ गई। इस बीच राजधानी दिल्ली में शिमला से भी कम तापमान दर्ज किया गया। जहां दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, तो वहीं शिमला का न्यूनतम पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रुका। ठंड के अलावा दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी कम और एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है और हमने तो देखिए कवर कर रखा अपने आप को पूरा कि ठंड न लगे, ठंड से सेफ रहें। मौसम विभाग के मुताबिक 22 तारीख तक मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति आने वाले कल के बारे में सोचता है, अच्छे बुरे हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की प्लानिंग भी करता है। लेकिन नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो बताते हैं कि देश की 144 करोड़ की आबादी का 95% हिस्सा ऐसा है जिसके पास जीवन बीमा नहीं है, यानी सिर्फ 5% आबादी के पास ही लाइफ इंश्योरेंस है। इनमें 84% लोग वो हैं जो निम्न या मध्यम आय वर्ग से आते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना महामारी का दौर देखने के बाद भी लोग जीवन बीमा को आज भी जरूरी नहीं समझ रहे। वहीं देश की 73% आबादी ऐसी है जिसके पास स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, यानी बीमा के बिना 100 में से 95 लोगों की जान और संपत्ति को लगातार खतरा बना हुआ है। नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी ने बीमा कंपनियों से इस क्षेत्र में बेहतर काम करने की अपील की है। जी न्यूज़।